हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स वन शॉट मतलब एक ही लेक्चर के अंदर सारी केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म करेंगे। आई होप आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं और जितना आपने रिवीजन कर रखा है वो जल्दी से रिकैप हो जाए। अब देखो, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कोई भी रिएक्शन, मान लो ए से अगर कोई बी बन रहा है तो उसका रेट क्या होगा, मतलब किस रेट पे वो रिएक्शन हो रही है। तो पहला पता होना चाहिए आपको, चेंज इन कंसंट्रेशन ले लो या आप क्या ले लो, प्रेशर ले लो अपॉन टाइम टेकन। अगर आप कंसंट्रेशन की टर्म में ले रहे हो तो ये यूनिट्स आएंगी, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर और टाइम के लिए पर सेकेंड। ऐसे ही प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा पर सेकेंड। तो आपको ये रेट ऑफ रिएक्शन, अब मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का रेट। अब आप देखो कि कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, एक चीज़ और कि रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस चीज़ को आप देखो, रेट क्या है, कोई रिएक्शन हो रही है वो किस मात्रा में हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, तो वो कोई ना कोई लेवल होगा, नेगेटिव नहीं होगी वो। अब रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करूँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कंसंट्रेशन अगर आप देखोगे तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। उसी उसी सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट की इंक्रीज, सेम सेम जितनी जितनी कम होती जा रही है उतनी प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। तो रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम कम होती है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में नहीं जाता। इस चीज़ का आप ध्यान में दें। उसके बाद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप एवरेज की बात कर रहे हो तो एवरेज नेगेटिव आप लोगे रिएक्टेंट के केस के लिए। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एवरेज का मतलब होता है, जैसे आपने, मैंने बोला 10 से 15 मिनट के बीच की बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही होगी, तब आपको एवरेज लगानी होती है। इंस्टेंटेनियस मान लो मैं कह देती हूँ कि 15.5 मिनट पे बताओ, एक पर्टिकुलर टाइम पे मूवमेंट पे बताओ, तो आपको इंस्टेंटेनियस वहाँ पर ये लेनी है। तो दोनों ही केस में इसमें डेल रिएक्टेंट का नेगेटिव आ जाएगी, अदरवाइज पॉजिटिव प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी -4 रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। यहाँ पर आपने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, ठीक है। अब ये रिएक्शन हम ले लेते हैं N2 प्लस 3H2 प्लस 2 ऑफ अमोनिया। अगर यहाँ पर मैं रेट निकालती हूँ तो रेट अगर मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ तो क्या निकलेगा, -D N2/dt, कि N2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और इक्वल्स टू -DH2 की कंसंट्रेशन अपॉन 3dt। तो जो आगे लिखा होता है आपने उसको 1/, ऐसे नीचे कर देना है। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट के हिसाब से लगाऊं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन dt और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये जो हम रेट निकाल रहे होते हैं ना, ये हम फॉर 1 मोल के लिए निकाल रहे होते हैं। रेट हमेशा निकलता है 1 मोल के लिए, आगे क्या लिखा है 3 2 कुछ मैटर नहीं करता, तभी तो मैंने नीचे 1/3 किया है, ठीक है। तो 1/3 करने से हम सिर्फ एक का निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रेट, आपने रेट निकालना है तो आपको 1/3 या फिर 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आती है डिफरेंशियल रेट लो। जब आप डिफरेंशियल रेट लो करते हो ना, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जैसे रिएक्टेंट कम हुआ, डिसअपियर होता जा रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस, प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट अपीयर होता जा रहा है, उस केस के अंदर आपको 1 2 3 4 नहीं लगाना होता, उसमें सिंपल आप कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना, डिफरेंशियल रेट लो बात हो रही है या सिंपल रेट लो की, ठीक है। तो रेट लो आपने निकालना होता है किस कैसे, आपको पहले ही मैंने बताया कि रेट लो के अंदर आपको 1 मोल के लिए निकालना है, ठीक है। अब बात करते हैं रेट लो। रेट लो जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है एक तो, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल मतलब अब ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, रेट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए और बी की कंसंट्रेशन की। अब ए और बी की कंसंट्रेशन क्या है, ऊपर हमने एक्स लिखा है और ये वाई, ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल एक्स और वाई क्या होता है, ये ऑर्डर होता है। एक्स है ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, वाई है बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और के क्या है, रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, बच्चों को ऑर्डर का पता होता है कि हाँ भी ऊपर लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल, आपको वहां पर गिवन ही होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है, गिवन होगा।
बच्चों को सिर्फ इतना पता, लेकिन ये नहीं पता कि ऑर्डर है क्या। ऑर्डर बेसिकली होता है कि रेफर्स टू द पावर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। कितनी पावर से रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वो होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर ये मैंने आपको बता दिया। अगर x प्लस वाई कर दोगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो एक तो ये मैंने बात आपको बता दी कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। दूसरा, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, अब बारी आती है यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिट क्या है, ये हमारे पास के की यूनिट आ गई अगर हम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और अगर हम प्रेशर के कंसेप्ट, प्रेशर के उसमें निकाल रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू होती है जीरो। तो जीरो ऑर्डर में एन की वैल्यू अगर जीरो है तो के इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो सॉरी 1 - 0 सेकेंड्स -1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल, लीटर, और यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और ये पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड इसकी यूनिट्स आ गई। तो आपको ये अगर जर्नल आपको इतना पता है तो आप ये निकाल सकते हो ऑर्डर। ठीक है, आप यूनिट्स निकाल सकते हो। तो यूनिट्स निकालना इस चैप्टर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट है, फर्स्ट के लिए या सेकंड होगा तो उसके लिए क्या। मेनली क्वेश्चन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आता है, सेकंड के लिए इतने नहीं आते। तो आपको यूनिट्स निकालनी है तो ये जर्नल आपको आना चाहिए। उसके बाद है एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो सिंगल स्टेप में हो जाए। ठीक है, और इसका जो रेट लो होता है उसमें स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल होंगे रेट लो के अंदर। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री में नहीं आती, और एलिमेंट्री के अंदर कभी भी फ्रैक्शनल ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, अब मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, ये एक इंटीजर होता है 1 2 3। ठीक है, ये कभी जीरो नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं होता। मतलब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी कि हम कभी ये वो थोड़ी ना बोलते हैं कि 4/4.5 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया, कभी नहीं ऐसे हम बोलते। कभी मैंने ये नहीं बोला कि 2.25 ने रिएक्ट किया या -2 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया, ऐसा कभी, जीरो मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, ऐसा भी नहीं बोलते। तो कुछ क्वांटिटी होती है, ये मॉलिक्यूलैरिटी है। उसके बाद एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूलैरिटी हो या ऑर्डर हो, वो दोनों सेम होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन होती है, तो हर स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। ठीक है, और अलग अलग हम उसको कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, 3, या ऑर्डर की बात करें तो 3 होते हैं। क्यों, क्योंकि हम यही मान के चलते हैं कि मैक्सिमम जो होता है 3 मॉलिक्यूल्स ही एक टाइम पे रिएक्ट कर सकते हैं, इतना हम मान के चलते हैं। अब उसके बाद बारी आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो आपको जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको ये सारी रिएक्शंस ये सारी आनी चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट लो पता होना चाहिए उसका। ये इक्वेशन है। जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू होती है जीरो। ये ग्राफ है, आप इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए है कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, के है रेट कांस्टेंट। तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है एम की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज के बारे में पूछा जाता है, ग्राफ के बारे में भी। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ जब हाफ खत्म हो जाए, जैसे मतलब जितना भी कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाए। ठीक है, कब होगी हाफ, तो वो हाफ लाइफ टाइम होता है A0/2 के। तो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और कंप्लीशन टाइम जब सारे का सारा हमारे पास जितना भी कंसंट्रेशन है शुरू में इनिशियल वो खत्म हो गई है, मतलब AT 0 आ गया, तो उस केस में A0/K। तो इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और वैल्यूज लगाओ और आंसर निकल आता है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर वाली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी रिएक्शन देखने में मिलती है। तो दो ही हैं, आपने जीरो करनी है और फर्स्ट करनी है, तो इतना तो कर ही लोगे, सेकंड वाली इतनी आती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये आप देखो कि ऐसे एक्सपोनेंशियल कर्व आ रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। ठीक है, के कैसे निकालना है वो आपको आ गया, और AT ये वाली रिलेशन आ गई, इंटीग्रेटेड रेट लो।
हाफ लाइफ ये भी बहुत सिंपल है 0.693 अपॉन के। यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि इंडिपेंडेंट टी हाफ जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन आपने यहाँ पर कोई ए नोट देखा नहीं, यहाँ पर कोई भी ए नोट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करूँ आपको ए नोट दिख रहा है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते कि नहीं करता हाफ लाइफ उसकी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पे हाफ लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सबकी लिखी हुई है। ये टी हाफ क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल, तो इसलिए ये कर्व बनेगी टी हाफ और ए नोट की। तो ये भी आ जाती हैं, आप ध्यान रखो। एक तो पहले इंटीग्रेटेड रेट लो, ये वाली कर्व्स भी आती हैं और ये वाली भी आ जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही ये कांस्टेंट होती है इसके लिए, तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा। अब उसके बाद सेकंड ऑर्डर के लिए a-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर nth ऑर्डर रिएक्शन निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। और ये आफ्टर n लाइफ ये वाला, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से करने हैं, कुछ नहीं है, जस्ट जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही तो है और कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है, नकली, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब, और ये रिएक्शन जो होती है ना वो देखने में आपको बायोमोलिकुलर सेकंड ऑर्डर की लगेंगी, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर की होती है क्यों, क्योंकि आप ये देखोगे उस रिएक्शन के अंदर कोई ना कोई एक रिएक्टेंट जो होगा वो एक्सेस में होगा। जब वो एक्सेस में जहां पर भी ऐसा हो तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो कर रही होगी। उसके बाद आती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलिजन्स करते हैं, तब ये कोलिजन थ्योरी के अंदर यही है कि बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और रिएक्शन मतलब होती है, ठीक है। तो रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। और यहाँ पर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि एक एक सेकंड के अंदर कितने कोलिजन्स हो रहे हैं उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, डेफिनेशन। उसके बाद इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, तो इफेक्टिव कोलिजन की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव कोलिजन के अंदर जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परफेक्टली मतलब उनकी एक कोई एनर्जी एक पर्टिकुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ हल्की सी एनर्जी से वो कोलाइड करेंगे और एकदम से कोलिजन हो जाएगा, नहीं। तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। अगर वो डालेंगे तभी जाकर इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या पता क्या होना चाहिए, पोजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी तो चाहिए ही चाहिए, तभी कोलिजन होगा। और प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तभी जाकर कोलिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी डेल्टा एच। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो या तो डेल्टा एच पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ऑटोमेटिकली कि प्रोडक्ट बनते हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर ही गई है ना, तो इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ जाएगी। एक्सोथर्मिक के अंदर प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है। अब यहाँ पर अगर ग्राफ देखें, ये ग्राफ आपको आने चाहिए। ग्राफ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो अब ये देखो कि एंडोथर्मिक के केस के अंदर ऐसे आ रहा है ग्राफ, तो ये लेवल आपको ई आर शो करता है, ये लेवल आपको ई पी शो करता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो ये जो है हमारे पास इतनी एनर्जी, ये क्या है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जहां जब तक ये अचीव नहीं होता ना तब तक आप प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो एनर्जी जितनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए, तो वो होती है ई ए फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसे ही ई ए बी होती है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता है, ठीक है, तो उसको ये एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तभी जाके वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचेगा और एंड देन वो रिएक्टेंट की तरफ उल्टा आ सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पर एक्सोथर्मी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ई आर का लेवल ऊपर हमने यहाँ पर शो करना है और यहाँ पर नीचे ई पी का। और जो दोनों के बीच की होती है ना एनर्जी, ये लेवल और ये लेवल के बीच की जो एनर्जी है, इसी को ही हम डेल्टा एच बोल देते हैं। ठीक है, आप ये देखो यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, ये डेल्टा एच क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी माइनस बैकवर्ड रिएक्शन एनर्जी। ई एफ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, सिमिलरली एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ई ए बी। ई टी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट मस्ट बी इम्पार्टेड टू वन ऑफ द पेयर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑर्डर फॉर देयर इफेक्टिव कोलिजन। मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद क्या आते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस ने दी थी, ये इक्वेशन है ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ए आर्हेनियस कांस्टेंट, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे के भी बढ़ेगा और रेट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर एल एन आप लॉगरिदम वाली लगाओगे, लॉग वाली ये लगाओगे तो आपके पास ये रिएक्शन आ जाएगी और यहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हो और इंटरसेप्ट। तो ये ग्राफ है। क्वेश्चन क्या आता है कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या होगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ आ सकता है। तो यहाँ पर बेसिक आपकी लेवल तक आर्हेनियस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, उसकी लॉग वाली इक्वेशन क्या है, ग्राफ क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या होगा और स्लोप क्या होगा। क्या क्या यहाँ पर क्या है, ए का क्या मतलब है, ई ए का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है, इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है म्यू के टी प्लस 10/KT। यहाँ से क्या पता लगता है कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना, ठीक है, तो 2 to 3 मतलब उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट पे इफेक्ट पड़ता है। सॉरी, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 केल्विन या 10 डिग्री सेल्सियस तक आप अगर इंक्रीज कर देते हो तो जो रेट है हमारा बेसिकली वो 2 to 3 इंटू टाइम्स इंटू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। उसके बाद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या 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 ने क्या कहा कि एक टेम्परेचर टी पे अगर ये कर्व आती है तो टेम्परेचर +10 पे क्या होगा, जैसे आप उसको 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दो या 10 केल्विन इंक्रीज कर दो, तो दोनों ही केस में क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तो था केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से करना है तो आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि रेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, रेट, और उसके बाद आपको ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, फिर ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ में आपको हाफ लाइफ, कंप्लीट लाइफ, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको कोलिजन थ्योरी के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए, कोलिजन थ्योरी एनर्जीज़ के बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो हमने अभी की आर्हेनियस वगैरह, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए। बस इसी के ऊपर ये सारा चैप्टर घूम रहा है और कुछ नहीं। इसी के अंदर ज़्यादा रिएक्शंस हैं, ज़्यादा टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आपको गड़बड़ी हो सकती है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी डाउट है तो उन्हें आप नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।